नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश एक बार फिर से वापस हूं आपके सामने देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल को लेकर। आज इस खास श्रृंखला में, इस खास सीरीज में हम आज फिर नजर डालेंगे जो बड़ी तस्वीर अब देश में उभर रही है। चुनाव चालू हैं, सियासी गर्मी अपने शबाब पर है। किसी पार्टी का आत्मविश्वास पहले से ज्यादा है, किसी पार्टी का आत्मविश्वास पहले से कम है, लेकिन सब कुछ अब बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है और इसी रफ्तार से होते रहेगा। जो आपके नीचे ये क्यूब्स बदल रहे हैं, इन पर बदलते हुए आंकड़ों को अगले 2 घंटे आप ध्यान से देखिएगा। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको माध्यम और तरीके दोनों के बारे में बताता हूं। बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप देखिए ओपिनियन और एग्जिट पोल की ये खास सीरीज है। सैंपल साइज 2 लाख से ऊपर है। लोकसभा सीटों के सर्वे 350 से ज्यादा है। इस फेज में 154 सीटें, 46,571 लोग हैं। वोटर लिस्ट से ही रैंडम सैंपल लिए गए हैं। सैंपलिंग का जो एरर होता है, भूल चूक का मसला होता है, वो प्लस और माइनस, कम और ज्यादा 2% का है। और जहां पर संभव हुआ है, पॉसिबल हुआ है, वहां पर महिला वोटरों से बात की गई है। इंटरव्यू में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वोटों से सीटों की गिनती का जो आधार है वो स्थानीय रुझान क्षेत्र, क्यूब लॉ और वोट का जो बंटवारा है उस पर आधारित है। और जैसा कि हम हमेशा आपको बताते रहे हैं कि ये जो रिसर्च है, इसे हमारे लिए एनडीटीवी नेटवर्क के लिए हंसा रिसर्च ग्रुप ने किया है। अगले 2 घंटे में हम गुजरेंगे पूरे देश की तस्वीर से, पूरे देश की तस्वीर से अगले 2 घंटों में हम गुजरेंगे। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता चलूं। यहां पर मेरे साथ शेखर अय्यर मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के। मेरे साथ कुछ देर में उर्मिलेश साहब होंगे, एक सीनियर जर्नलिस्ट प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जीवीएल नरसिम्हा राव है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। ये एक सेफोलॉजिस्ट भी हैं। मुंबई से सिद्धार्थ भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पंजाब से प्रोफेसर आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से सुनीता एरन जुड़ेंगी, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स से। और रविशंकर प्रसाद साहब भी हमारे साथ बीच में जुड़ेंगे, जो कि मुख्य प्रवक्ता है, चीफ स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपनी पहली तस्वीर की तरफ। और सबसे पहले हम आपको एक अहम राज्य दिखा रहे हैं। सियासी तौर पर बहुत बहस का हिस्सा रहा है ये राज्य। देखिए, बिहार के सीटों का पूर्वानुमान, अब इसको जरा ध्यान से देखिए। 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, 12 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को। 24 सीटें हैं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और गठबंधन के लिए 12 सीटें, 6 सीटों का उनको फायदा और सिर्फ 4 सीटें नीतीश कुमार के लिए, 16 सीटों का नीतीश कुमार को नुकसान। ये बिहार की तस्वीर। अब हम अपने ही पोल से इसकी तुलना कर आपको बताते हैं कि अलग अलग ये वोट प्रतिशत आपके सामने है। 35% भारतीय जनता पार्टी के लिए, 28% लालू यादव की पार्टी के लिए और 21% जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के लिए। अब जो दिलचस्प तस्वीर है, अब इसे जरा देखिए। ये हमारे ही ओपिनियन पोल का आकलन है, ये कैसे बदलता रहा है। जब फरवरी में हमने ओपिनियन पोल किया था तो भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर थी वो 23 सीटों की थी। फिर वो बदलकर जब हमने मार्च में ओपिनियन पोल किया, ये दोनों पोल्स मैं आपके सामने लेकर आया था तब। आज जो मैं ओपिनियन पोल आपके सामने एनडीटीवी नेटवर्क की तरफ से लेकर आया, उसमें 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही हैं। अप्रैल का पहले हफ्ते का ये पोल है। तो तस्वीर में आप बदलाव देखिए। बिहार में 23 से 21 सीटें होती है बीजेपी और वापस 1 सीट बढ़कर 24 सीट पर पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी। आप एक चीज इसमें बहुत स्पष्टतः देख सकते हैं कि नुकसान का आंकड़ा
सबसे बड़ा जनता दल यूनाइटेड का है। उनको बीच में हमने कहा था एक सीट का अपने पहले के नुकसान से फायदा हो रहा है, लेकिन अब वो नुकसान और बढ़कर आगे जा चुका है और महज 4 सीटें 40 में से 4 सीटें नीतीश कुमार के लिए बिहार में। तो ये बिहार की तस्वीरें जो हम आपको बता रहे थे। शेखर, मैं आपसे एक क्विक कमेंट लूंगा कि बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैं बार बार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि लगातार, अब आप देख सकते हैं हमारे साथ सिद्धार्थ भाटिया। शेखर, बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी मार्जिनली, मैं कहूंगा कमजोर हमने ही दिखाया था, लेकिन वापस बाउंस बैक कर रही है भारतीय जनता पार्टी और अब 24 सीट पर है। हमने जब ये ओपिनियन पोल की श्रृंखला शुरू की थी तब 23 पर थी, गिरकर 21 पर आई, अब 24 पर है भारतीय जनता पार्टी बिहार में। बिल्कुल, जब से इनका वो जो अलायंस बन गया था रामविलास पासवान। हाँ, ये मैं यही सुनना चाहता हूं, क्योंकि अब का जो पोल है वो स्पष्टता उस अलायंस का इम्पैक्ट दिखा सकता है। तो हो सकता है वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा हो जी। और जिस तरह वहां पे एक कास्ट अरिथमेटिक को लेकर पहले नीतीश का एक कास्ट अरिथमेटिक और इंजीनियरिंग था, वो बीजेपी हटने के बाद जो जिस तरह वहां पे ये मैथमेटिक्स थोड़ा बदला है, और साथ में ये जो मास्टर स्ट्रोक जो बार बार राजनाथ जी कहते हैं कि हमने एक पासवान जी के साथ जो समझौता करके मोदी जी का जो अनटचेबिलिटी है वो हमने खत्म किया है। ठीक है, तो उसका आपका जो सर्वे दिखा रहा है कि ये जो अरिथमेटिक हुआ है, जहां पे एक अपर कास्ट की कॉम्बिनेशन प्लस दलित का कॉम्बिनेशन। मैं तुरंत प्रोफेसर विवेक कुमार से एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि उस समय आप लोगों ने ये बात रेस की थी इसी पैनल पे कि क्या ये आंकड़े पासवान के असर के बाद के, ये आंकड़े अब निश्चित तौर पर पासवान के असर के बाद के हैं और ये बेहतरी दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अनटचेबिलिटी मोदी की खत्म होती है, ये बात देखने में आ रहा है कि जो ऑपोजिशन है, हाँ, वो और बिखर गया है और कहीं ना कहीं नीतीश का नुकसान बढ़ रहा है, नीतीश का नुकसान बढ़ता हुआ दिख रहा है और जेडीयू को भी जिस तरह का फायदा लगना होना चाहिए था वो भी नहीं हो रहा है। और जो छोटे छोटे दल छिटक करके गए हैं जातियों वाले, वो कहीं ध्रुवित हो रहे हैं भाजपा के पाले में, चाहे वो कुशवाहा का ग्रुप हो, चाहे वो राजन का ग्रुप हो। जी विवेक, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम सब ने लास्ट टाइम इस पर हमने पिछली बार बात की थी कि क्या पासवान, क्योंकि एक सियासत में आप कैलकुलेशंस लगाते हैं, सभी अलायंसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि अलायंस पार्टनर्स को सभी को फायदा हो, बट लेकिन सियासी फायदा हो सबको। जब सबसे ज्यादा इस बार जो पुल फैक्टर है सभी पार्टियों की जो बीजेपी की तरफ आने की, जो तमिलनाडु में जो अलायंसेस हुए हों, बिहार में, आंध्र में, ये सबकी मोदी जी की पर्सनल अपील। और आपको आश्चर्य नहीं होगा कि बिहार में सभी पार्टियां और जो हर स्टेट में, तमिलनाडु में जो अलायंस कंटेस्ट कर रही है वो मोदी जी को नाम को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि उनको फायदा नहीं हो रहा है, मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा फायदा उनको हो रहा है। हम जब पूरे राष्ट्र की तस्वीर पर हम जब चर्चा करेंगे तो मैं जरूर इस पॉइंट को उठाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप नरेंद्र मोदी पर यही था कि क्या नरेंद्र मोदी साथ ही पैदा कर पाएंगे, साथ ले पाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ भाटिया, एक कमेंट आपसे भी कि बिहार की जो तस्वीर है उसमें बहुत स्पष्ट अब ये लगता है कि पासवान का साथ पकड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा रहा है। देखिए, आप पासवान जी ने जब उनके साथ अलायंस किया, अब उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि पासवान की पार्टी को कितने मिलने वाले हैं, ये मुझे समझ नहीं आया अब तक। लेकिन अगर जब पासवान जी ने उनके साथ अलायंस किया था, ये फर्स्ट स्टेप था, तब तक कोई मेजर अलायंस ऐसे हुआ नहीं था। उसके बाद तमिलनाडु में हुआ, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने किया, बीच में राज ठाकरे की भी बात चल रही थी, तो वो ट्रिगर इफेक्ट हो गया है। अब बिहार के बारे में बहुत स्पेसिफिकली तो मैं जा नहीं सकूंगा कास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बीजेपी को और खास करके मोदी को, नरेंद्र मोदी को ये सिग्नल मिल गया लोगों को कि इनकी तरफ जाना शायद हमें भी फायदेमंद हो सकता है। अब ये आपने बताया नहीं कि पासवान को कितने मिलेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में बोल नहीं रहा, लेकिन ये ट्रिगर इफेक्ट काफी हुआ था उसके बारे में। जी, ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। हम भी जब ओपिनियन पोल करते हैं तो ये संभव नहीं है, जीवीएल इस बात को मेरी तरफ से सर्टिफाई करेंगे कि हम
जातीयवाद और उसके तमाम सियासी ब्रेकअप में नहीं जा सकते, लेकिन मूलतः एक चीज बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि नीतीश कुमार का मिसकैलकुलेशन रहा है, रिश्ता टूटना भारतीय जनता पार्टी के साथ, और एक परिस्थिति ऐसी बन गई थी, अब वो पूरे इतिहास में आज जाने की जरूरत नहीं है कि वो रिश्ता टूट नहीं था। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के उदय के साथ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता टूटा। तब से लेकर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा था कि नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा। अभी तक के ओपिनियन पोल जो हम कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय तस्वीर आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पूर्वानुमान बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ तरीके से बताता है कि ये फायदा नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का। एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि साहब बीजेपी है, मोदी है, लेकिन ये वाले केस में वाकई मोदी है, क्योंकि इसमें प्रोफेसर विवेक कुमार, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि लालू की खुद अपनी बहुत स्थिति खराब थी और इसमें भी दो राय नहीं है कि उनकी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ सुधार हो रहा है, कांग्रेस कहीं पर इसका थोड़ा और फायदा ले पाएगी, या कांग्रेस की पूरी स्थिति इतनी खराब है कि अब उसको कोई गठबंधनों से बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, आपने जैसे कहा ना कि पासवान बिरादरी का भी 7% वोट है, और इसीलिए आप देखिए इतनी छोटी सी पार्टी के बावजूद उनको 7 सीटें दी गई हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दलितों का बड़ा धड़ा जो है वो निकल के चला गया। अब नीतीश का महादलित जो गठजोड़ हुआ था उसका फायदा नीतीश को मिलेगा, जिससे कि वो अपने आप को बचा पा रहे हैं 16% पर। लेकिन कांग्रेस के साथ जो जाना चाहिए था वो कहीं वोट दलितों का और यहां तक कि जो माइनॉरिटी का वोट होना चाहिए वो भी उनके पास नहीं जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी का बड़ा कार्ड जेडीयू खेल रहा है कि हमने गठबंधन तोड़ा है भाजपा से। तो इसलिए जो फायदा उनको, उनका जो बेस वोट हुआ करता था दलित और मुस्लिम, वो भी कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। शेखर, ये प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस के साथ बिहार में, क्या आप वो भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं? हालांकि लालू की तरफ से थोड़ी सी सियासी तरक्की है, लेकिन उस तरक्की का फायदा कांग्रेस अपने हक में ट्रांसलेट नहीं कर सकती। बिल्कुल, देखिए, जब कांग्रेस का ये प्रॉब्लम नीतीश और कांग्रेस और लालू के में देखा जाए, जब लालू जेल गए तब तक एक इंप्रेशन था कि कांग्रेस मन बना चुकी है नीतीश के साथ जाने का, और नीतीश के पार्टी में यह था कि कांग्रेस उनके साथ जाएगी ताकि वो जो मुस्लिम वोट फैक्टर है वो डिवाइड नहीं होगा, और महादलित की जो बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे वो भी इस पे जुड़ेगा। लेकिन जैसे लालू बेल मिलने के बाद छूट आए, सोनिया जी का उनका फोन कॉल, फिर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो एक ये था, भाई हमें ज्यादातर लालू से जाना फायदा ज्यादा है, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट्स है हमेशा लालू के साथ ही है और नीतीश के साथ नहीं होगा। तो ये जो कंफ्यूजन हुआ, ये रैंक एंड फाइल में भी कंफ्यूजन किया और नुकसान नीतीश को भी हुआ है, और कहीं ना कहीं लालू और कांग्रेस का जो गठबंधन, क्योंकि अभी तक जॉइंट रैली की बात नहीं थी, कई रिपोर्ट्स आ रहे थे नहीं होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट है कि सोनिया और लालू जी का एक। मैं वापस बिहार पर आने की कोशिश करूंगा, इस बीच में जल्दी से आपको असम की तस्वीर दिखाता हूं। हम आज पूरी राष्ट्रीय तस्वीर पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी हमें स्थिति पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सारे राज्यों के साथ पूरा न्याय करके आपको तस्वीर दिखाएं और समझाएं। कांग्रेस आप देख सकते हैं ये उन राज्यों में से है, पहले से ही तस्वीर है, 9 सीटें कांग्रेस की, 2 का फायदा बीजेपी 5 सीट यहां पर हासिल कर रही है, 1 सीट का भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हो रहा है, 14 सीटों के असम में 1 सीट का बीजेपी को भी फायदा हो रहा है। जरा अपनी ही पोल से तुलना करके हम देखते हैं और क्या तस्वीर बनती है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये थोड़ी बहुत भी बदली है। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से कहीं बेहतर होती नजर आ रही है। ये सब इन पे जरा बारीकी से इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। फरवरी में हम पोल करते हैं 1 सीट बीजेपी के लिए, मार्च में हम पोल करते हैं 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम अप्रैल में आपको पोल दिखा रहे हैं 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बीजेपी 1 से 5 पर जा रही है और कांग्रेस 11 से 9 पर आ रही है। ये असम की स्थिति है। हम बढ़ते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य की तरफ, यहां से देखते हैं तस्वीर क्या बनती है।
तमिलनाडु, हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, उसके बाद मैं आपको पूरी बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा। अब देखिए तमिलनाडु की तस्वीर, जयललिता के लिए 22 सीटें 39 में से और 13 सीट का फायदा जयललिता को। आपने आज ही अखबार में तस्वीरें देखी थी कि कैसे चेन्नई में रजनीकांत को मिलने पहुंचे नरेंद्र मोदी, और उसकी बड़ी तस्वीरें आपने सारे राष्ट्रीय अखबारों में देखी। एआईएडीएमके जयललिता को 22 सीटें, 13 सीटों का फायदा जयललिता के लिए। डीएमके कांग्रेस की एक समय की साथी 14 सीटें, 5 का नुकसान। लेकिन ये तीसरी तस्वीर देखिए, अब मेरे पास समय नहीं है तो मैं इसका भी आपको इतिहास थोड़ा सा समझाता तमिलनाडु का, खास तौर पर वाजपेयी के 2 बड़े लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 सीटें बीजेपी यहां पर हासिल कर रही है और 2 सीटों का फायदा ले रही है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी। 2 सीटों का फायदा ले रही है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी। अब जरा वोटों का प्रतिशत देखिए, बहुत दक्षिण के सियासत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है तमिलनाडु। 40% वोट जयललिता के लिए, अन्ना डीएमके के लिए 31%, करुणानिधि के लिए, डीएमके के लिए, और 14% वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो 2 वाजपेयी के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैं एक्सप्लेन कर सकता था। मैं जी आपके पास आऊंगा और जरा सा हम अपनी ही पोल से इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इसको, ये जो ग्राफ्स ऊपर नीचे जा रहे हैं हरी लाल झंडियां, जरा इसको डॉट्स के साथ समझते रहिएगा। अब आप देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। आप यहां पर जरा गौर से स्थिति देखिए कि हम वो फरवरी में क्या कह रहे थे, मार्च में क्या कह रहे हैं और अब क्या कह रहे हैं। लगातार एआईएडीएमके की स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन वो मार्च से अप्रैल में कमजोर होती नजर आ रही है, लेकिन डीएमके की स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। अगर आप देखिए एआईएडीएमके 25 सीटों का हमारा पूर्वानुमान था मार्च से, वहां पर से 22 पर आ रही है, जयललिता नीचे आ रही है, और डीएमके 11 से 14 पर जा रही है। लेकिन जो ये चीज ग्राफ आपको नहीं दिखा रहा है वो है 3 सीटें जिसमें 2 का लाभ है, 2 का फायदा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत ये रखता है। जी यार, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में देखें, हाँ, तमिलनाडु में अन्ना डीएमके सिर्फ एक बार सारे सीटों पर, लगभग सारे सीटों पर उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा। वो है 2004 में, जब 33 सीट लड़ी थी एआईएडीएमके, और उस समय भी एआईएडीएमके सत्ता में थी राज्य में, और उस समय उनको वोट मिला था 29% वोट मिला था, 30% से थोड़ा कम। और डीएमके सिर्फ 2 बार चुनाव अकेले लड़ी थी, वो है 1989 और 1991, 91। दोनों चुनावों में, दोनों बार और तीनों बार जब भी द्रविडियन पार्टीज अकेले चुनाव लड़े, उनको शून्य की टैली मिली थी, 1 सीट भी नहीं जीत पाए, और कभी भी 30% के आंकड़े को वो टच नहीं कर पाए। तो उनकी अपनी लिमिटेशंस है डीएमके एडीएमके। इसलिए मेरा अपना विचार है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, जो 6 पार्टियां अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, और इनका वोट अभी आप 2004 के चुनावों में देखें, उनके जो बेस वोट है, जब नन ऑफ दीज पार्टीज, किसी एक पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीता था 2009 में, तब भी इनको वोट जो मिला था वो है 23% वोट। तो मुझे लगता है बीजेपी जो गठबंधन है आज कम से कम 30% से नीचे नहीं रहेगी। वर्स्ट परफॉर्मेंस रहेगा तभी 23% रहेगी, जबकि आप 14% आंक रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चलिए आपसे सीधा पूछते थे, क्योंकि आप सिफोलॉजी भी करते, सीटों का फिर अनुमान आपके लिए क्या? आपके हिसाब से सीटों का अनुमान क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि एडीएमके डीएमके अकेले लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये त्रिकोणीय संघर्ष है हर सीट पर इस बार।
और एनडीए के लिए, भाजपा अलायंस के लिए एक बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, जैसा हमको 98 में मिला था, जबकि 28-30 सीट भी जीते थे। तो पोटेंशियल है। तमिलनाडु मात्र एक ऐसा राज्य है, सारे सर्वेस मुझे लगते हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं गलत आंक रहे हैं, और तमिलनाडु हैज ऑलवेज प्रूव टू बी अ डिफिकल्ट स्टेट टू प्रेडिक्ट। ठीक है, तमिलनाडु हमेशा से मार्क लगना चाहिए। सिद्धार्थ भाटिया, आप कुछ कहना चाहेंगे तमिलनाडु के बारे में, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां पर एक समय में सियासी प्रेजेंस बनाई, फिर खोई, फिर बनाई। और क्यों मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है तमिलनाडु में अहमियत रखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं पारंपरिक तौर पर, ट्रेडिशनली वहां पर जयललिता और करुणानिधि की सियासत क्या रही। लेकिन इन सब में मैंने वाजपेयी के चुनाव में देखा है कि व्यक्ति विशेष तमिलनाडु पर असर डालता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या मोदी असर डाल सकते हैं तमिलनाडु के सियासी दिमाग पर, माइंडसेट पर? सिद्धार्थ। हाँ, मैं दो तीन पॉइंट कहना चाहूंगा यहाँ। एक तो यह है कि कुछ 6 महीने पहले ऐसे बात थी, अफवाह थी हवा में कि एआईडीएमके और बीजेपी काफी करीब आ रहे हैं एक दूसरे से। आपको याद होगा जयललिता ने मोदी के स्वेरिंग को भी अटेंड किया था, तो लग रहा था कि वहां पे एक रिलेशनशिप बनेगी। अब उल्टा लग रहा है, अब एक दूसरे के को अटैक कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले ही ऐसे बातें चल रही थी कि जयललिता को लग रहा है कि मैं खुद क्यों ना अपना क्लेम करूं प्राइम मिनिस्टरशिप, और वो अकेले जाने वाली हैं। तो उस वक्त लग रहा था कि वो उनका कॉन्फिडेंस ये होगा कि कम से कम वो 28 सीटें लेके आएंगी या 26 सीटें लेके आएंगी। उनका इन्फ्लुएंस घटता जा रहा है, और डीएमके का इन्फ्लुएंस जो कि स्कैम्स में थे, फैमिली में झगड़े चल रहे थे वगैरह, आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है। डीएमके और कांग्रेस अब तक साथ आए नहीं है, लेकिन अगर डीएमके और कांग्रेस में कोई अंडरस्टैंडिंग अगर हो, पता नहीं है कि नहीं, अगर हो तो वो शायद दैट कैन प्रूव फ्रूटफुल। तो जयललिता इस वक्त सोच रही होंगी कि मैं अपने आप को और कम कैसे ना करूं, ठीक है, उनके दिमाग में यह होगा। दूसरी बात है, ये बीजेपी का जो छोटी मोटी पार्टीज का अलायंस है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज लेके आती है। तो ये जो 5 है, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि ये 5 ला रही हैं। अब इसमें से अभी हमको नहीं समझ आ रहा कि ये बीजेपी की सीटें हैं या एनडीए की सीटें हैं, लेकिन ये 5 बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ कि अब बीजेपी का फायदा हो रहा है, अपनी प्रेजेंस तमिलनाडु जैसे स्टेट में गाड़ दी। जी, कल बड़ा जैसे कहते हैं ना, पिक्चर परफेक्ट मोमेंट था, तस्वीरों सदर स्टेट में तमिलनाडु में अपना झंडा गाड़ दिया। ठीक है, तमिलनाडु में शेखर मिर्जा, क्योंकि कल रजनीकांत की मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ, तस्वीरें उसकी स्प्लैश की। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वाजपेयी का चुनाव मैंने बड़ा जब करीब से देखा, आपने, हमने सब ने, उसमें था कि तमिलनाडु में जब बीजेपी अपने पैर पसार रही थी, वाजपेयी के चेहरे का प्रभाव था वहां पर। क्या उस तरह का कोई प्रभाव छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर मोदी तमिलनाडु में पैदा कर सकते हैं? नहीं, ये जो गठबंधन जो बना है, ये क्योंकि पारंपरिक बीजेपी का वो गढ़ नहीं, लेकिन चेहरे से वो आकर्षित होता है। ये 6 पार्टी का जो अलायंस बना था, हाँ, उसका प्लान की यही था कि मोदी को पीएम बनाना है। और मोदी ने पहले से जिस तरह मीटिंग्स करवाए वहां पे, त्रिची में किए, नीचे में किए, वहां जिस तरह वहां से देखिए, जब उनके भाषण तो पूरा समझ नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार को मैसेज कन्वे किया गया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था बात, क्योंकि सही बात है, क्योंकि वहां पर ऐसा है जो कुछ कर सकता है, वो भाषा से उतना कनेक्ट नहीं करते, हम सब जानते हैं। पहली बार ये देखिए, कांग्रेस भी डीएम, मुझे कहीं ना कोई द्रविडियन पार्टी, लाइनें खासतौर पर वाजपेयी तमिलनाडु में जाकर अंग्रेजी में बोला करते थे, और ये पहला ऐसा एक फ्रंट खुला है तमिलनाडु में कि जो एक मोदी टोटल नॉर्थ इंडियन लीडर को प्रोजेक्ट करके एक अलायंस नीचे बाकी पार्टी जुड़े हैं, और साथ में ये आपके सर्वे का एक प्रीकर्सर हम कह सकते हैं। कल का जो घटना है, जहां जयललिता रजनीकांत और मोदी मीटिंग से पहले ही अपना करूर में अपने पब्लिक मीटिंग में बीजेपी को पहली बार अटैक किया। उसके बाद मोदी जवाब में डीएमके और एडीएमके के दोनों, मोदी रजनीकांत मीटिंग जो है ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, क्योंकि जयललिता के लिए रजनीकांत से कोई हाथ मिलाना या विजयकांत से हाथ मिलाना, ये दोनों बड़ी फैक्टर है, क्योंकि
दोनों उनके लिए एक पर्सनल केमिस्ट्री के तौर पे वो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हालांकि देखिए, विजयकांत ने हल्की सी नाखुशी जाहिर की है, भले ही वो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में ना हो, लेकिन एमडीएमके में ये बहुत पसंद नहीं किया गया। और रजनीकांत भी बहुत कॉन्शियस थे, वो बार बार कह रहे थे कि इसकी पॉलिटिकल मीनिंग ना निकाली जाए इस मुलाकात की। हमारी बीमारी में मोदी साहब लगातार मुझे फोन करते थे और मैं निजी तौर पे मैं चाहता था कि वो आए और चाय हमारे साथ पिए। इसको पॉलिटिकल इसका कोई अर्थ ना लगाया। वक्त हमारे लिए ब्रेक ऐसे मिलेश करते हैं। ये चाय पीने का सिलसिला मुझे याद है, एक चाय अशोका होटल में पी गई थी और पिलाई गई थी, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। तो इसलिए ये चाय पीने पिलाने का, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कोई मोदी जी को सपना नहीं आया रजनीकांत से मिलने का, ना रजनीकांत जी को सपना आया मोदी जी से मिलने का। चुनाव के ठीक बीच आप कहीं मत जाइएगा, मुझे कोई सपना नहीं है आपसे मिलने का, क्योंकि मैं देश की बड़ी तस्वीर आपको इस ओपिनियन पोल के जरिए समझा रहा हूं। आप कहीं मत जाइएगा, आप सिर्फ इसे देख रहे हैं इस समय एनडीटीवी इंडिया। तो आप एकदम ध्यान से देखते रहिए, ये पूरे देश की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। और जो नीचे आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें आंकड़े बदलते भी रहेंगे, तस्वीर भी बदलती रहेगी और चेहरा वही रहेगा मोदी जी का, राहुल गांधी का। अब बढ़ते एक और अहम राज्य की तरफ हम यहां पर, और देखिए आंध्र प्रदेश की तस्वीर। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ये वो चुनाव है जो बहुत सालों से हाशिए पर पड़े चंद्रबाबू नायडू की वापसी कर सकता है। आंध्र प्रदेश की तस्वीर देखिए, 15 सीटें चंद्रबाबू नायडू के लिए, 11 सीटों का उनको फायदा। जगन रेड्डी की पार्टी के लिए 9 सीटें, 9 सीटों का उनको फायदा। कांग्रेस, जरा सोचिए 2009 में क्या परफॉर्मेंस थी कांग्रेस की आंध्र प्रदेश में। 1 सीट, 20 सीटों का नुकसान। अंग्रेजी में कहते हैं वाइप ऑफ और हिंदी में सफा चट जो कांग्रेस है। ये मॉडल स्टेट था कांग्रेस का 2009 में। वोटों के प्रतिशत से देखिए, इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है तेलंगाना बनने की। 46% तेलुगु देशम पार्टी के लिए और 30% वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी के लिए और 10% कांग्रेस पार्टी के लिए, 10% कांग्रेस पार्टी के लिए। जरा हम अपनी ही पोल का तुलनात्मक अध्ययन आपको बता दें, आप एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि बढ़ोतरी तेलुगु देशम की है 1 सीट से, नुकसान 1 सीट से जगन रेड्डी का है, वाईएसआर कांग्रेस का है। और कांग्रेस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, पहले भी 1 सीट उसके लिए, अब भी 1 ही सीट कांग्रेस के लिए। बहुत तकलीफदेह तस्वीर कांग्रेस के लिए। तुरंत मैं आपको तेलंगाना दिखाता हूं, फिर आपसे पूरी तस्वीर पर आप चर्चा करेंगे। यहां पर भी देख लीजिए, बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, इसके लिए 8 सीटें, 6 सीट का फायदा। और आप सब जानते हैं 17 सीटों की यह तस्वीर है। कांग्रेस 7 का नुकसान, 7 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहां पर भी एक छोटे लेकिन अहम फायदे की तस्वीर हो सकती है, 1 सीट का फायदा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। अब जरा वोटों का हम प्रतिशत देखें, यहां पर आप देख सकते हैं टीआरएस के लिए 31%, कांग्रेस के लिए 27%, भारतीय जनता पार्टी के लिए 25%। इस छोटे फायदे के साथ अगर बीजेपी मेरे हिसाब से कहीं बिल्ड ऑन करना चाहेगी, बनाना चाहेगी स्थितियों को भविष्य के लिए, तो ये 25% है तेलंगाना में। आप देख सकते हैं कोई बड़ा फर्क वाकई कांग्रेस के लिए नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए फर्क है 1 सीट का। ये वो राज्य है जहां पर तेलंगाना में 2 से 3 सीटें भी होना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखता है। टीआरएस के लिए थोड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है, क्योंकि टीआरएस 7 से 5 पर आती
नजर आ रही है और कांग्रेस एक सीट बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन कहीं भी फिर भी करीब नहीं है उस परफॉर्मेंस के जो 2009 में था इस पूरे इलाके में कांग्रेस के लिए। अब जरा सीमांध्र की तस्वीर हम जल्दी से देखते हैं। जी, हम वापस आंध्र की तस्वीर पर आने की कोशिश करते हैं और तेलंगाना में इसमें दो बड़ी कहानियां बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें मैंने कहा कि कांग्रेस की आप स्थिति देख सकते हैं। ये वो बड़ा राज्य है जिसके नुकसान को कांग्रेस के लिए झेल पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत क्रूशल होगा। यहां पर हमारे साथ सिद्धार्थ भाटिया, कांग्रेस के लिए ये सब वो राज्य है जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कांग्रेस अगर 20 सीटों का आंध्र प्रदेश में उसके लिए नुकसान है। अगर आंध्र प्रदेश से पिछली बार कितनी 26 सीटें आपने बताई, अगर वो नहीं आई होती और वायर उनके जो लीडर थे रेड्डी साहब, उनकी तरफ से नहीं आई होती तो कांग्रेस पिछली बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना देती। ये मुझे लगता है ये तेलंगाना स्प्लिट का बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया है, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक दो जगह पे या यहां या वहां उनको सीटें मिलेंगी, लेकिन टीडीपी के लिए ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डू और डाई, अगर इस बार अगर टीडीपी ना अच्छा करे तो टीडीपी की कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगी। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उनको चांस मिल गया सीमांध्र का चीफ मिनिस्टर बनने का, शायद नेशनल स्टेज पे आने का, तो उनको बहुत फायदा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को 25% वोट है तेलंगाना में तो वहां एक ही सीट मिलेगी, ये मैं जरा समझ नहीं पाया आपका कैलकुलेशन। 3 सीट, हम 3 सीट बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने कहा कि ये जो 3 सीट 4 सीट का ये आंकड़े, जब मैं आपको पूरी राष्ट्रीय तस्वीर दिखाऊंगा तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे, बहुत अहमियत रखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तस्वीर के लिए हम बढ़ते हैं एक राज्य झारखंड की तरफ। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को ज्यादा रफ्तार से, बहुत सारे राज्य हैं। आप देखिए यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, अभी भी 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, 4 सीटों का फायदा। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें, 1 सीट का नुकसान, पहले से ही कमजोर स्थिति में थी। आप देखिए 45% वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में, कांग्रेस के लिए 22% वोट। तो आप समझ सकते हैं दुगने से भी ज्यादा वोटों का प्रतिशत बीजेपी के लिए झारखंड में कांग्रेस के मुकाबले। आप बिल्कुल स्पष्ट देखिए कि हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए फरवरी में 6 सीटें, ये बढ़कर 10 सीटें होती है मार्च में, अब होती हैं 12 सीटें। तो 14 सीटों का राज्य, 80% से ज्यादा सीटों की परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में। तो बहुत अच्छी स्थिति है। जरा छत्तीसगढ़ की स्थिति पर हम नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए, यहां पर हालांकि नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, फिर भी उसे 8 सीटें हासिल हो रही हैं। 11 में से 2 सीटों का नुकसान है, 10 सीटें उसे पहले हासिल हुई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हो रही है, 2 का फायदा है। कांग्रेस ने असेंबली में भी, विधानसभा चुनाव में भी इस बात को साबित किया था कि वो छत्तीसगढ़ में फाइट बैक कर रही है। यहां पर बीजेपी के लिए हमने मार्च में 8 सीटें कही थी, अभी भी 8 सीटें ही हैं और कांग्रेस की तस्वीर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक और बड़े राज्य की तरफ हम बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी का गढ़, जरा गौर से देखिए, क्या वामपंथ की वापसी हो सकती है? ममता बनर्जी इसकी इजाजत अभी कतई नहीं दे रही हैं। 42 में से 30 सीटों पर वो उनके जीतने का पूर्वानुमान है, 11 सीटों का उनको फायदा है। 8 सीटें वामपंथी दलों के लिए, 7 का नुकसान 4 कांग्रेस के लिए और 2 का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। अब आप देखिए जरा वोटों का प्रतिशत। ममता बनर्जी के लिए 44% वोट, वामपंथ के लिए उससे तकरीबन आधा 23% वोट और कांग्रेस के लिए 12% वोट, यानी कि ममता बनर्जी की। लेकिन ममता बनर्जी की सीटें जो हमने सबसे पहले शुरुआत के पूर्वानुमान में दिखाया तो उससे कम हुई है। जरा हम उसका तुलना
का ग्राफिक आपको दिखाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं ममता बनर्जी। उमेश जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। ममता बनर्जी वामपंथ को वापसी का मौका कम से कम अभी इस लोकसभा में कतई नहीं दे रही हैं। जी हाँ, ये आमतौर पे माना जा रहा है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जहां सीपीआईएम एक समय अपने अलायंस के साथ, अपने फ्रंट के साथ काफी स्ट्रांग थी, उस पूरे तंत्र को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ दिया है और उन इलाकों में भी घुसपैठ की है जहां आमतौर पे पहले कांग्रेस पार्टी, जिसकी पार्ट एंड पार्शल थी ममता बनर्जी जब वो कांग्रेस में हुआ करती थी, जब कांग्रेस वहां उन क्षेत्रों में घुसपैठ नहीं कर पाती थी, तृणमूल कांग्रेस ने वहां भी झंडा बुलंद कर दिया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है। लेकिन मैं समझता हूं कि बंगाल में कुछ एक ऐसे क्षेत्र जरूर हैं जहां सीपीएम अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। उसमें जादवपुर हो सकता है, बांकुड़ा हो सकता है। अब बांकुड़ा से वासुदेव आचार्य के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने बहुत ही हल्का कैंडिडेट उतारा है। अब मैं नहीं जानता कि सिर्फ अभिनेत्री होने के कारण मुनमुन सेन को वहां उतारा गया है या कोई और स्ट्रेटजी ममता बनर्जी की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लाइट कैंडिडेट हैं, मतलब बहुत कमजोर कैंडिडेट हैं। इसी तरह उम्मीदवारों के चयन में तृणमूल कांग्रेस ने कई जगह गलतियां की हैं। और देखना यह है कि उनके बड़े टावरिंग जो लीडर सीपीआईएम के हैं, लेफ्ट फ्रंट के हैं, वो कैसे काउंटर कर पाते हैं इस पूरे तंत्र को जो ममता बनर्जी, जैसे मैंने कहा, हम वो तस्वीर समझा सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क आया है एकदम शुरुआत के हमारे ओपिनियन पोल से, लेकिन ये कतई नहीं कह सकते कि ममता की पकड़ कमजोर हुई है। प्रोस्पेक्टिव संभावित साथी बीजेपी के लिए अभी भी हो सकता है, लेकिन ममता के माइंड में ये भी होगा कि उनको फिर असेंबली चुनाव भी आ रहा है, तो हो सकता है ये एक प्रकार उन्होंने एक कंडीशनल सपोर्ट दे, एक बंगाल पैकेज दे दो तो मैं समर्थन दूंगा, क्योंकि उनके लिए माइनॉरिटी वोट बड़ा फैक्टर है और वो फैक्टर लोकसभा में भी रहेगा और असेंबली में भी रहेगा, क्योंकि असेंबली में कम से कम 100 से ज्यादा असेंबली सीट्स हैं जहां पे माइनॉरिटी वोट्स बड़ी फैक्टर है। तो इसलिए ममता अगर समर्थन भी देगी तो एक कंडीशन तो भी होगी, विधानसभा के चुनाव के बारे में सोच समझ कर चलना पड़ेगा। आप कहीं मत जाइएगा, हम ले रहे हैं यहां पर एक ब्रेक, उसके बाद बढ़ेंगे और बड़ी तस्वीर के लिए आप कहीं मत जाइएगा। देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल मेरे साथ। तो फटाफट तस्वीर बदल रही है, हम भी आगे बढ़ते हैं। माफी चाहूंगा, दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूं आपको। अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर को यहां पर सियासी चमत्कार करके दिखाया था और अब जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस पूर्वानुमान के हिसाब से वापसी दिल्ली में 6 सीटें बीजेपी के लिए, 6 सीटों का फायदा बीजेपी को और 1 सीट अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाभाविक है +1 इसीलिए नजर आएगा क्योंकि वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर है कि शीला की हार जो थी दिल्ली में, कांग्रेस की हार, वो बरकरार नजर आ रही है, लेकिन उससे बड़ी हार हो सकती है लोकसभा में अरविंद केजरीवाल के लिए। जल्दी से प्रतिशत देखते हैं और हमारे अपने ही पोल का आकलन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 42% और आप देखिए 2009 लोकसभा, 2009 विधानसभा से बीजेपी के लिए जो बदलाव है वो भी हम आपको स्पष्टता दिखा रहे हैं। 2009 विधानसभा से 60% का बदलाव, 2009 माफ करिएगा लोकसभा से और विधानसभा से 9% का बदलाव। आम आदमी पार्टी की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक आंकलन है, तो ये बहुत ज्यादा। अब ये देखिए, ये है बड़ी दिलचस्प तस्वीर। हमने कांग्रेस को 7 से 1 पर फरवरी के पोल में गिरते दिखाया, मार्च के पोल में 1 सीट दी कांग्रेस पार्टी को और अब हम कोई भी सीट दिल्ली में कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। बीजेपी को हमने फरवरी के पोल में दी 2 सीटें, मार्च के पोल में दी 4 सीटें। जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दिल्ली वासियों जब आप ये ग्राफिक देख रहे हैं। और अब हम दे रहे हैं 6 सीटें। अगर बीजेपी की 6 सीटें आ रही हैं तो बड़ा
नुकसान किसका है? अरविंद केजरीवाल का। 4 सीटें हम उन्हें दे रहे थे फरवरी में, 2 सीटें हम उन्हें दे रहे थे मार्च में। अब अरविंद केजरीवाल को हम दे रहे हैं 1 सीट। ये दिल्ली की स्थिति। प्रोफेसर विवेक कुमार, एक क्विक कमेंट। केजरीवाल के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, सियासी विश्वसनीयता, केजरीवाल खुद इस बात को मान रहे हैं कि उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए था, वो खो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि ये सिर्फ बातें करते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी वास्तविकता सामने नजर आ गई, और जो उनको अवसर मिला था वो उन्होंने खो दिया। और ये अवसर आपको हर एक स्तर पर मिलेगा। उनकी जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे थे वो भी अब कहीं एकदम ठिठक गए हैं, और इसलिए जो गवर्नेंस के मुद्दे पर उनको वोट मिला था वो भी खत्म हो गया, और उन्होंने अपने चादर से ज्यादा पैर फैला लिए, ऐसा लोगों का मानना है अखिल भारतीय स्तर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो करप्शन के खिलाफ एक शहरी मध्य वर्ग में आकर्षण था आम आदमी पार्टी का, वो शहरी मध्य वर्ग में कम हुआ है, लेकिन दलित और जो उत्पीड़ित समाज के लोग हैं शहर में, जो अल्पसंख्यक हैं, उनमें उसका आकर्षण पहले के मुकाबले कम नहीं हुआ है, अगर बढ़ा रही है तो। इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी सीटें भले ही कम पाए, लेकिन राजधानी में राजनीतिक उसकी शख्सियत बनी रहेगी, उसका वजूद बना रहेगा, और वो कांग्रेस से बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को लगातार चुनौती देती रहेगी। कांग्रेस से बड़ी 1 सीट लाएगी और उसके बाद फिर बीजेपी को लगातार चुनौती देगी। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फर्क आएगा ये। बीजेपी पहले से काफी उम्मीद थी बीजेपी को, और जिस प्रकार मतदान हुआ है, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी जैसा सभी कह रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी विश्वसनीयता कई हफ्तों से, कई महीनों से जिस प्रकार वो खो गई है, जितना उनका तेजी से उनका रेज हुआ, उससे बहुत ज्यादा तेजी से उनकी गिरावट हो गई है। यहां से उभरना मेरे विचार से उनके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत जल्दबाज में फिर वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा शेखर है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं शहरी भ्रष्टाचार की सोच, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने कहा कि भाई आपको मौका दिया था, सिवाय धरना करने के, बयान करने के, और कभी मीडिया ये है, पता नहीं कोई पत्रकार लोग भी उनके लिए बड़ी विवेचना करते हैं, तो मीडिया ये है, ये वो है, ऐसा वैसा है, फलाना सिस्टम चोर है, पुलिस चोर है, ब्यूरोक्रेसी में समस्या है। वह एक ईमानदार अगर थे जो सर्टिफिकेट लेके मिल रहे थे कि आप हमसे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ईमानदार हूं और आपको मैं सर्टिफिकेट दूंगा, वो केजरीवाल थे। देखिए, आपका ग्राफ जैसे दिखा रहा है मार्च और अप्रैल, हाँ, यानी सरकार छोड़ने के बाद जो फिर उसके बाद जो अंदर की जो प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के अंदर, जिस तरह कैंडिडेट चुने गए, जैसे कैंडिडेट चुने गए, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर भी बांट रहे थे और अपना खुद घर आप कहीं ना कहीं उसका भी असर है। साथ साथ जैसे बाकी जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि जब आप सरकार बनाए, जिस तरह की अपेक्षा आपने जागरूक कर दिया, उसके बाद अचानक छोड़ के जाना, बिजली के मामले हो, पानी के मामले हो, मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में डिसअपॉइंटमेंट जो है उसका भी एक छोटे से पॉइंट पूछूंगा। तो वहां पर एक महिला थी जो वहां के कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बनाती थी, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि क्या आपको अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से निराशा हुई? उन्होंने कहा हाँ, निराशा हुई, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ठीक है जो फैसला उन्होंने लिया। समर्थक थी उनकी, फिर बहुत सारे लोग मिले, तो लोगों को समझ में नहीं आया केजरीवाल करना क्या चाहते हैं, सिवाय इसके कि केजरीवाल ने एक जामा ओढ़ लिया कि मैं ही सबसे ईमानदार हूं इस दुनिया में, और आइए मेरे दरबार में, मैं सर्टिफिकेट दूंगा, और आप सारे, पूरा देश चोर है, देश का हर नागरिक चोर है, बस केजरीवाल ईमानदार है। नहीं, और दूसरी चीजें देखिए, आप अगर इतने वायदे किए थे, अगर 2-3 वायदे लेते, उस पर का आप इंप्लीमेंट करते या उसकी इंप्लीमेंटेशन की कुछ दिखाते, हो सकता है उसका बेनिफिट उनको पानी आ बाकी जगह जाएगा। में भी ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल खुद पाइपें डाल कहीं लग रहा था कि वो ओवर एम्बिशियस हो गया। हाँ, न संगठन न ये और लोग समझते हैं। देखिए ये इस मुल्क के प्रजातंत्र की ताकत है, लोग समझते हैं। अगर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या कोई फेसबुक ट्विटरवासी केजरीवाल हो, लोग समझते हैं। लोगों को अपने से ज्यादा मत अकलमंद समझिएगा। तो ये दिल्ली की तस्वीर मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा समय दिया। उड़ीसा हम देखते हैं। नवीन पटनायक के बारे में पहले भी कह चुका हूं कि पीछे से रहकर वो अपनी सियासत करते हैं। पीछे से मेरा मतलब कि
ज्यादा मीडिया में नहीं नजर आते, लेकिन अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बनाकर रखते हैं। यहां पे भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसको आप जरूर कहेंगे कि ये इसमें मोदी का सीधा योगदान होगा, क्योंकि बीजेपी की स्थिति बहुत खराब रही है इस राज्य में। 7 सीटों का फायदा है और 1 सीट नवीन पटनायक के लिए कम हो रही है। 1 सीट नवीन पटनायक के लिए 21 सीटों में से कम हो रही है। कांग्रेस नुकसान की स्थिति, 5 सीटों का नुकसान। हालांकि वोट प्रतिशत अभी भी बहुत अच्छा है नवीन पटनायक का, 44% वोट है, 7% का उनको फायदा है। लेकिन बड़ी तस्वीर का बदलाव देखिए, बीजेपी को 14% वोट का फायदा है, 14% वोट का फायदा है। बीजेपी जमीन पर बहुत पकड़ की पार्टी नहीं है उड़ीसा में, ये याद रखिएगा। तो इसलिए हो सकता है कि उसे ये जो मोदी का माहौल है इसका वो लाभ ले रही हो। कांग्रेस जो पुरानी जमीन के पकड़ की पार्टी थी उड़ीसा में, वो 17% के नुकसान पे है। मैं हमारे ओपिनियन पोल की तुलना का आपको जल्दी से ग्राफिक दिखा दूं, बिल्कुल स्पष्ट समझिए। बीजेडी नीचे आ रही है, 18 सीटों से 13 सीटों पर आ रही है, लेकिन बीजेपी कोई सीट हमने इसे नहीं दिया था मार्च में, वहां से ये 7 सीटों पर जा रही है। उर्मिला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत संबलपुर और बालासुर का इलाका जो शहरी इलाका है जी, उसी में सिर्फ मोदी का थोड़ा बहुत प्रभाव है, वरना जो शेष पश्चिम उड़ीसा का इलाका है अभिज्ञान, वहां आरएसएस का काम बहुत पहले से है। और बीजेपी को अगर वहां थोड़ी बहुत बढ़त मिलती है सीटों के हिसाब से, वोट के हिसाब से, तो वो मोदी का नहीं आरएसएस का चमत्कार है, जो वनवासी कल्याण आश्रम से लेकर और तमाम जो वहां काम पहले से करते रहे। प्यारी मोहन महापात्रा के निकलने के बाद नवीन पटनायक की पार्टी से, चूंकि पार्टी में भी एक फैक्शन जो है कोलैबोरेट कर रहा है इस तरह की फोर्सेस से, सहयोग कर रहा है, तो शायद उसका भी कोई फर्क पड़े। जी, बड़ा दिलचस्प है ये तस्वीर। हम जल्दी से और आगे की तरफ बढ़ते हैं, केरला की तस्वीर देखते हैं। ये सब बदलाव कहीं से अगर ला सकते हैं दूसरे फ्रंट को देखते हुए, एलडीएफ की आप देख रहे हैं तस्वीर, 12 सीटें, 8 का फायदा, यूडीएफ 8 सीटें, 8 का नुकसान। उसको हमारे तुलनात्मक अध्ययन में आप देख सकते हैं कि मार्च में एलडीएफ को 11 सीटें थी जो बढ़कर 12 हो रही हैं, और यूडीएफ को 9 सीटें थी जो घटकर 8 हो रही है। कर्नाटका महत्वपूर्ण राज्य, भारतीय जनता पार्टी के तरह से नुकसान का राज्य बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए लाभ का राज्य। 8 सीटों का फायदा कांग्रेस को। एक क्विक रिएक्शन में लूंगा, येदियुरप्पा के आने से क्या फायदा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी का। इस तस्वीर में 7 सीटों का नुकसान है बीजेपी के लिए। कांग्रेस 40% वोट पर है, 2% वोट का फायदा ले रही है कांग्रेस। बीजेपी 39% वोट पर है और 3% वोट का उसको नुकसान हो रहा है। अगर हम अपना तुलनात्मक अध्ययन आपको दिखाएं तो बहुत स्पष्ट है, बीजेपी नीचे आ रही है अपनी पहली की स्थिति से। 16 सीटें हमने उसको मार्च में दी थी, 4 सीटों का उसको नुकसान है। आप इस समय को येदियुरप्पा के असर का समय के हिसाब से भी देख सकते हैं। कांग्रेस को 10 सीटें हमने मार्च में दी थी, वहां से बढ़कर कांग्रेस 14 सीटों पर आ रही है। कर्नाटका में 14 सीटों पर कांग्रेस आ रही है। जीवी नरसिम्हा राव, येदियुरप्पा के साथ या बगैर आपके लिए क्या फायदा और नुकसान है? अब देखिए, पिछले विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, उसका कारण ये नहीं था कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है। कांग्रेस का वोट 1% भी नहीं बढ़ा था पिछले विधानसभा में, सिर्फ बीजेपी का वोट के बंटवारे के कारण। येदियुरप्पा लगभग 10% वोट लेके चले गए थे, और श्रीरामुलु वो एक पार्टी स्थापित किए, और बीएसआर कांग्रेस उस पार्टी ने भी 3% तक वोट लेके गए हैं। वो सभी अभी एक साथ हो गए हैं, इसलिए हमें बहुत आशा है इस बार हम कम से कम अपनी स्थिति को बरकरार रखेंगे। पिछले बार 19 जीते थे, इस बार कम नहीं होंगे, क्योंकि आपके आंकलन 40 और 39% जो दोनों के लिए वोट है, वो मार्जिन ऑफ एरर से भी बहुत कम है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, एक स्पेशल पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि इन इलेक्शंस में और पिछले जितने वेव इलेक्शंस हुए, ये तो ये भी एक वेव इलेक्शन है,
5 ऐसे वेव इलेक्शन हुए हैं पिछले 40 साल में, 1977, 1984, 1989, 1998, 1999। 5 इलेक्शंस ऐसे वेव इलेक्शंस हैं जो बहुत, उसमें 1984 वाज अ प्रो कांग्रेस वेव, बाकी सब एंटी कांग्रेस इलेक्शंस थे। उसमें और इसमें एक स्थिति अंतर है, इस बार कांग्रेस के खिलाफ जो लहर है देश के सभी राज्यों में चल रही है, लेकिन 77 और 89 में कांग्रेस कुछ इस बार कांग्रेस बीजेपी से आगे रहने की संभावना किसी राज्य में मुझे नहीं दिखता है। येदियुरप्पा को वापस लाकर फायदा नुकसान शेखर भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, 1 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, अगर उसकी परसेंटेज देखेंगे तो ये आज की जो आपकी सर्वे के है एक्चुअली बीजेपी का इंप्रूवमेंट है। क्योंकि अगर असेंबली चुनाव हिसाब से देखेंगे, जिस तरह परसेंटेज ये हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो बीजेपी की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले चुनाव इनको 19 मिला था, 19 मिला था। तो अगर 19 से 14 आ रहे हैं, ये कम लॉस है। और दूसरी तरफ जो सिद्धरामैया का नेतृत्व में जो सरकार बनने के बाद जो उम्मीद थी कि कांग्रेस का कम से कम 20 से कम नहीं होगा, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी एक प्रकार का टारगेट भी है, भाई 20 से कम नहीं होना है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये क्योंकि इस चुनाव कर्नाटक के जो कांग्रेस अंदर पॉलिटिक्स में भी बहुत असर करेगा। ठीक है, अगर कांग्रेस की प्रदर्शन अगर उम्मीद से कम हो सकता है सिद्धरामैया को लेकर भी संकट पैदा हो सकता है। ठीक है, सिद्धार्थ भाटिया, करप्शन का मुद्दा था येदियुरप्पा को लेकर, आप येदियुरप्पा को वापस लेकर आते हैं, स्वाभाविक है कि आपका कैलकुलेशन, आपका गणित यह कहता है कि वापस लाइए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है इस तरह के अहम चुनाव में। सिद्धार्थ, लगता है सही फैसला बीजेपी का? देखिए, करप्शन की एक बड़ी अजीब चीज है, कई जगह उसको मतलब बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कर्नाटक जैसी जगह पे, जहां पे और दूसरी जगहों में भी जहां पे येदियुरप्पा जी का अपना कास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कास्ट फॉलोइंग है, कास्ट लॉयल्टी, उन्होंने विधानसभा में काफी बीजेपी के अगेंस्ट उनके वोट्स गए थे, तो क्योंकि उनके जो लिंगायत हैं वो नाराज हो गए थे। तो करप्शन, अगर एक सेक्शन में काफी जोर आता है कि भाई ये करप्शन के अगेंस्ट वोट देना है, लेकिन अब किसी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं रह गया या सिचुएशन नहीं रह गई। महाराष्ट्र में अशोक चौहान है, और आपने देखा कि आपने दिल्ली के बारे में बताया, तो आप कह रहे कि उस लेवल का मुद्दा ये, हाँ, आप कह रहे हो उस लेवल का मुद्दा ये नहीं रह गया जितना होता है, लेकिन उस लेवल का मुद्दा हो ही नहीं सकता। अगर उस लेवल का मुद्दा होता तो केजरीवाल 7 के 7 सीट जीतता दिल्ली आपके हिसाब से। हम बढ़ते एक और महत्वपूर्ण राज्य की तस्वीर पर। मैं माफी चाह रहा हूं अपने पैनल से, मैं कोशिश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश, मुझे नहीं लगता ज्यादा चर्चा करने की यहां पर जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान की जबरदस्त पकड़ अभी भी इस राज्य पर बनी हुई है। विधानसभा में अपनी सीटों को बेहतर करके परफॉर्म किया था शिवराज सिंह चौहान ने। तो आप देखिए 10 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा, 26 अगर 29 में तो सीटें मिलती हैं, 75-80% का परफॉर्मेंस, 50% वोट, ये पहले भी 50% वोट का आंकड़ा आ चुका है शिवराज सिंह चौहान के लिए। आप देख सकते हैं 7% का फायदा। तुलनात्मक अध्ययन अगर हम कर देखें तो आप बिल्कुल साफ साफ देखिए, फरवरी में हमने 24 सीट दिया था, मार्च में 25 से बढ़कर 26 होती है। तो यह है स्थिति, कोई चर्चा की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है शिवराज सिंह चौहान को लेकर। महाराष्ट्र, ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये वो राज्य है जहां मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, समझा चुका हूं। इस राज्य के तमाम असेंबली और लोकसभा चुनाव मैंने देखे कि बीजेपी इंतजार कर रही है। 15 साल से सेना बीजेपी अलायंस इंतजार कर रही है। ये चुनाव हो सकता है उसकी वापसी का। 37 सीटें, 17 सीटों का फायदा। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन बहुत पुराना, 9 सीटें, 16 का नुकसान, 1 का खाता राज ठाकरे के नाम अन्य है। ये हो सकता है वो बड़ा बदलाव जिसका इंतजार कर रही है सेना बीजेपी। 43% वोट, 7% वोटों का फायदा। कांग्रेस, जब आप देख रहे हैं इसको कांग्रेस एनसीपी यानी कि शरद पवार प्लस कांग्रेस समझिएगा, 32%, 7% का नुकसान। राज ठाकरे को 4%। बड़े बदलाव की कहानी। सिद्धार्थ भाटिया, आप मुंबई में हैं, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। आप अगर
ग्राफिक्स की तस्वीर देखिए हमारे तुलनात्मक अध्ययन की, वो भी बहुत क्लियर है। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी को पहले हमने 33 सीट दी, बीजेपी शिवसेना अलायंस को, ये मार्च में बढ़कर 36 सीटें हुई और आखिरकार ये 37 सीट पर पहुंचती है 48 सीटों में। बहुत बड़ा, मैं उस राज्य को काफी अच्छे से समझता हूं, ये बहुत बड़ा सियासी बदलाव होगा, न सिर्फ बीजेपी की पॉलिटिक्स में, शिवसेना की भी सियासत में, क्योंकि अब बाल ठाकरे नहीं है, कमान उद्धव के हाथों में है। बीच में राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मीटिंग को लेकर उद्धव बहुत नाराज हुए थे, तो अब ये उस अलायंस को जोड़ने का सिद्धार्थ, जब फ्लर्ट करने लगे थे नितिन गडकरी राज ठाकरे से, सियासी फ्लर्ट मेरा मतलब, तो एक किस्म की समस्या पैदा हो गई थी। अब ऑल वेल इन दी अलायंस, सब कुछ ठीक है अब इस युति में। देखिए इस अलायंस में पहले तो बात यह है कि मैं 35 सीटें सुन के थोड़ा हैरान हूं। हाँ। क्योंकि ग्राउंड पे मुझे ये नहीं लग रहा, लेकिन आपका सर्वे दिखा रहा है तो शायद ठीक ही होगा आपकी तरफ से। हमेशा शिवसेना और बीजेपी में हमेशा टेंशन रही है, कोई पर्सनालिटी बेस्ड टेंशन है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत टेरिटोरियल टेंशन है। लेकिन जब नितिन गडकरी ने आके राज ठाकरे से बात की तो उद्धव ठाकरे बहुत ही गुस्सा हो गए थे, बहुत ही गुस्सा हो गए थे। अब जाके राजनाथ सिंह जी ने एकदम क्लियरली कह दिया है कि कई लोग हमारे नाम पे वोट्स लेना चाहते हैं, वो राज ठाकरे की तरफ इशारा है, और उसका मतलब यह है कि ऑल इज वेल फॉर द टाइम बीइंग। स्टेट इलेक्शन में क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त टाइम बिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ये अच्छा ना होता तो शिवसेना के लोग बीजेपी के अगेंस्ट काम करते या उनके लिए काम नहीं करते। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी में हमेशा टेंशन रही है, तो वहां तो डेफिनेटली थोड़ा कम होने वाला है। इतना कम होगा ये मैं नहीं मानता, और इतना ज्यादा बढ़ेगा ये भी मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ग्राउंड पे मुझे सिचुएशन थोड़ी अलग। ग्राउंड पर आपको ऐसी प्रोफेसर आशुतोष, आपको लगता है कि कोई तस्वीर थोड़ी सी बदल सकती है ग्राउंड पर? क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत के बारे में भी बता दूं कि वहां पर भी तमाम किस्म के ऐसे समीकरण जो शायद बहुत स्पष्ट नहीं दिखते, लेकिन बहुत ज्यादा जातिवाद से ड्रिवन है, उसके हिसाब से चलते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र में अगर कोई भी अगर क्षेत्रीय पार्टी अच्छा करती है, चाहे वो शिवसेना हो या राज ठाकरे की पार्टी हो, वो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में वो बीजेपी को सपोर्ट देना चाहेंगे, क्योंकि दोनों की पॉलिटिक्स जो है वो एंटी कांग्रेसिज्म पे बेस्ड रही है। तो ये विन विन सिचुएशन है बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में। ये बिल्कुल हरियाणा की तरह है, जैसे हरियाणा में अगर हरियाणा जनहित पार्टी अगर सीट ले जाती है या इनलो ले जाती है, तो निश्चित तौर पे ये दोनों पार्टीज जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट देना चाहेंगे। ठीक, हाँ उमेश जी आप कहना चाहते हैं? कांग्रेस और एनसीपी में बहुत खराब रिश्ता रहा है हाल के दिनों में। पृथ्वीराज चौहान आप जानते हैं जिस तरह शरद पवार के साथ उनके पुराने खराब रिश्ते, लेकिन इस चुनाव में पिछले 6 महीने के दौरान कांग्रेस ने और एनसीपी दोनों की लीडरशिप ने जिस तरह से प्रयास किया है, शिवसेना और बीजेपी के मुकाबले उनके रिश्ते बेहतर हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि किनके रिश्ते बेहतर हुए हैं? कांग्रेस और एनसीपी के रिश्ते उतने खराब नहीं रह गए हैं। जमीन पर तो बिल्कुल नहीं। एक सेकंड कोई आकलन नगर मैं वही आ रहा हूं। एनसीपी और कांग्रेस के रिश्ते, जैसा मैंने पहले कहा, कि बहुत खराब रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में जबकि दोनों को लग रहा है कि वो मरने के कगार पर हैं महाराष्ट्र की सियासत में, ऐसे में मरता क्या न करता, दोनों के बीच एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हाल के दिनों में आई है। लेकिन बीजेपी और शिवसेना में रिश्ते ग्रासरूट लेवल पर इतने खराब हैं जब से राज ठाकरे का मामला हुआ है। और उद्धव ठाकरे भले ऊपर से राजनाथ सिंह से बात करके संतुष्ट हों, लेकिन ठाणे से लेकर के और आप मुंबई के किसी भी इलाके में जाइए, शिवसेना और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। पश्चिम महाराष्ट्र का आप उदाहरण देख लीजिए। पश्चिम महाराष्ट्र में जो खोया हुआ जो एक आकर्षण था एनसीपी का, कांग्रेस का, वो पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। इसलिए मैं आपके इस भविष्यवाणी से, इस आकलन से, मुझे पता नहीं कन्विंसिंग ये बहुत नहीं मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी स्विप है बीजेपी शिवसेना को, जो ग्रासरूट लेवल पर जिसका अलायंस उतना इंटैक्ट नहीं है।
4% वाले राज ठाकरे क्या कर लेंगे ग्रास रूट? नहीं, मैं राज ठाकरे की बात केवल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि शिवसेना ही कई जगह बीजेपी को हराने की पुरजोर कोशिश करेगी। वो क्यों चाहेगी कि बीजेपी के जिन नेताओं ने उनके नेतृत्व को खत्म करने की कमेंट जीएल से, हाँ, वो कैसे? आप महाराष्ट्र में कुछ बयान ऐसे हुए होंगे दोनों तरफ से, बट लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये आज का अलायंस नहीं है। ये जब से बीजेपी का गठबंधन रहा, जब से बीजेपी राजनीति में है, तब से शिवसेना के साथ अलायंस है। ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं में, जनता में बहुत अच्छी मेल है दोनों में, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं है। पहला बात यह है। दूसरा, आप कांग्रेस और एनसीपी के जो प्रोजेक्शन है, एनसीपी अच्छे कर रही है, मैं इस दावे को मैं ठीक नहीं समझता हूं, क्योंकि पहली बार शरद पवार खुद राज्यसभा चले गए हैं, तो उनकी स्थिति अच्छी होती तो ऐसा करते नहीं है, पहली बात। और दूसरा, ये जो आंकड़े हैं कांग्रेस और एनसीपी के, ये अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं देश में, कांग्रेस एनसीपी के लिए, कांग्रेस के लिए खासकर सबसे कम नंबर होंगे महाराष्ट्र में। नंबर कम होगा, लेकिन इतना बड़ा स्वीप विज्ञान, लेकिन एक बात तय है बीजेपी और शिवसेना के लिए, ऐसा नहीं। अगर वहां पर बीजेपी और शिवसेना और अच्छी तरह गठबंधन करती तो यह स्थिति कहीं ज्यादा अच्छी होती, कहीं बेहतर होती। ठीक है, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, हम वापस आएंगे। दिलचस्प स्थिति है। जाते थे एक छोटी सी बात, एक लाइन आपको बताता जाऊंगा। एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना पारंपरिक तौर पर इनके कार्यकर्ताओं में, इनके नेताओं में निजी तौर पर भी कई बार देखा गया है, मैंने खुद अपनी तरफ से ऑब्जर्व किया, कभी रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं सिवाय कुछ गिनती के नेताओं के। तो अगर वो सब कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में तो ये कतई भी नई बात नहीं है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और इस वक्त देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, राष्ट्रीय तस्वीर का, बड़ी तस्वीर का इंतजार कीजिए, उत्तर प्रदेश का इंतजार कीजिए। हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बहुत दिलचस्प है, स्टूडियो में भी लगातार चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में, या महाराष्ट्र की बड़ी तस्वीर में, मध्य प्रदेश की बड़ी तस्वीर में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हम जो श्रृंखला को कर रहे हैं उसमें अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, चीफ स्पोक्स पर्सन रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। हिंदुस्तान टाइम्स से सुनीता एरन हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर आएंगे। हम फटाफट और राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गुजरात के आंकड़े दिखाते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। 22 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, 7 का फायदा सब कुछ गुजरात का, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है नरेंद्र मोदी है। आप देख लीजिए, हमने जो मार्च में 22 सीटें दी थी वो अभी भी वैसे ही कायम है गुजरात के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरा समय जो है वो दे रहे हैं राष्ट्रीय चुनाव में अपनी पार्टी के कैंपेन को। हरियाणा की सीटें आप देखिए, बीजेपी के लिए जबरदस्त फायदा, यहां पर भी 6 सीटें, 5 सीटों का हरियाणा में फायदा, 5 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस की स्थिति आप देखिए, बड़ी जवाबदेही होगी भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी पार्टी आला कमान के प्रति। 7 सीटों का नुकसान, 7 सीटों का नुकसान। अरविंद केजरीवाल का राज्य है, कोई प्रभाव नहीं उनका वहां पर सीटों के हिसाब से। और 2 का फायदा ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD के लिए। वोटों का प्रतिशत अगर आप देखिए 34% भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए 29%, INLD चौटाला साहब की पार्टी है ये 28% और 5% आम आदमी पार्टी के लिए। आप देखिए, बहुत दिलचस्प है। अगर हमारे ही ओपिनियन पोल का तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करते हैं तो आप देखिए, हमने 3 सीटें जो हैं वो रखी थी बीजेपी के लिए शुरुआत में, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आप देखिए और बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह स्थिति है। बीजेपी शुरुआत में 7 सीटें हमने उन्हें दी थी, वो गिरकर 5 सीटें हुई। अब वापस 6 सीटें हैं हरियाणा में
भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में, लेकिन हमने शुरुआती दौर के अपने पूर्वानुमान में 7 सीटें दी थी। तो बीजेपी एक तरह से हरियाणा में अपनी पकड़ हासिल कर रही। कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है उस पर हम आएंगे। रविशंकर प्रसाद, दो बातें बहुत दिलचस्प नजर आ रही हैं। अभी तक हम बहुत राज्यों के माध्यम से गुजरे, आपकी तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ रहे थे। कुछ बड़े दिलचस्प पॉकेट्स हैं जहां पर, जैसे तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को इस पोल के हिसाब से लगता है सीटें आएंगी। आंध्र के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को इंडिपेंडेंटली सीटें आएंगी। ये आपको क्या लगता है, ये बीजेपी फैक्टर है या चेहरे का पुल? क्योंकि वाजपेयी जी के चुनाव में मैंने देखा था, या ये चेहरे का पुल है नरेंद्र मोदी का? देखिए अभिज्ञान जी, मैं तुरंत अभी पटना में हूं, मैं प्रचार करके आ रहा हूं पटना साहिब लोकसभा के लिए जी। आज दिन भर अडवाणी जी के साथ था। बिहार में हम लोग काफी समय दे रहे हैं जी। देखिए, मैं देश में भी कई जगह गया, मैं गुजरात गया, मैं केरल गया, मैं उत्तर प्रदेश गया, बिहार घूमा हूं, आसाम में गया हूं। जो देश का माहौल मुझे लग रहा है ना, ये बदलाव की चाहत जबरदस्त है। जिस तरह से ये देश चलाया गया है, और इस देश का प्रमुख मुद्दा गवर्नेंस है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और मैं हमेशा कहता हूं यूपीए की विरासत, असहाय असुरक्षित भारत। ऐसी स्थिति में लोग भाजपा की ओर विकल्प में दिख रहे हैं, और मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी, और भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच में और देश के नौजवानों के बीच में एक नई आशा का संचार किया है। आपने केरल की बात की, मैं वहां प्रचार करने गया था। मैं तमिलनाडु का भी काफी प्रभारी रहा हूं। इन क्षेत्रों में हम पारंपरिक रूप से बहुत कमजोर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी हम बहुत स्वस्थ नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर भी पॉइंट है कि वहां पर बदलाव दिख रहा है आपके लिए। जी जी प्लीज। जी, मैं केरल गया था। वहां पर आपके चैनल पर हमें 11-12% वोट दिया गया। हमें लगता है कि केरल में कमल खिलेगा। मैं उड़ीसा की बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं बंगाल की बात आपसे कहना चाहता हूं। सही बात है। उड़ीसा भी वो राज्य है जहां पर बीजेपी पारंपरिक स्थिति से बहुत अच्छा कर रही है। जी। तो ऐसे आपने हरियाणा की जो बात कही, हरियाणा में हम पारंपरिक रूप से कमजोर रहे हैं। कभी हम रहते थे चौताला के साथ, बाकी के साथ। तो अगर ऐसे क्षेत्रों में कमल इतनी ऊर्जा के साथ खिल रहा है, तो ये बदलाव है कि बीजेपी के प्रति लोगों की आसक्ति है। और मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई ने देश में एक बहुत सार्थक विकल्प के नेता के रूप में उनके प्रति एक आसक्ति और आदर पैदा किया है। ठीक है, एक वो फेस फैक्टर है। रविशंकर जी, मैं जल्दी से वापस आऊंगा। हम फटाक से पंजाब की तस्वीर पर से गुजरते हुए राजस्थान देखेंगे और उसके बाद सीधे आएंगे उत्तर प्रदेश पर। पंजाब में आप देखिए, बीजेपी के सबसे पुराने साथियों में से एक है शिरोमणि अकाली दल। 7 सीटें उनके लिए, 2 सीटों का उनको फायदा, और कांग्रेस के लिए 6 सीटें, 2 का कांग्रेस पार्टी को नुकसान। मैं जल्दी से वोटों का प्रतिशत आपको दिखाऊं। 45% कांग्रेस के लिए, 44%, 1% का फायदा बीजेपी अकाली अलायंस को, 1 का नुकसान। अब हमारा अपना तुलनात्मक अध्ययन देखिए पहले का, बड़ा दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। फरवरी में हमने कांग्रेस को 8 सीटें दी थी, मार्च में 7, अभी भी कांग्रेस की 7 सीटों की तस्वीर है। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कि कैसे जो बीजेपी की स्थिति है, यानी कि बीजेपी अकाली दल अलायंस की जो स्थिति है, वो भी बराबरी से बनी हुई है और टक्कर दे रही है। दिलचस्प तस्वीर पंजाब की। प्रोफेसर आशुतोष, बीजेपी, अकाली और कांग्रेस की बराबर की टक्कर पंजाब में। हाँ, ये पहले भी रहा है। अगर आप देखें तो 2009 में भी बीजेपी कांग्रेस को 45% सीट मिली, वोट मिले थे, और एसएडी बीजेपी अलायंस को 44%, 82% का फर्क रहा है। तो हमेशा से पंजाब में एक क्लोज कंटेस्ट रहा है। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं अभिज्ञान जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी अपने बल पर एक प्रबल पार्टी के रूप में उभर रही है।
जबकि यहां पंजाब में बीजेपी को अभी भी अकाली दल का जूनियर पार्टनर रहना पड़ेगा। तो ये जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है, हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी, हम प्रोफेसर आशुतोष बहुत बहुत शुक्रिया। हम राजस्थान की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। कामयाब हुई है जी, अपने आप पर कामयाब हो सकती है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं। राजस्थान की तस्वीर और सीधे उत्तर प्रदेश पर हम आएंगे। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया की कमाल की जीत हुई है विधानसभा चुनाव में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वसुंधरा राजे सिंधिया की पकड़ बरकरार है। 17 सीटों का फायदा बीजेपी के लिए, 17 सीटों का नुकसान कांग्रेस के लिए, यानी कि सीधा सीधा जो सीटों का बीजेपी का फायदा है भारतीय जनता पार्टी का, वो नुकसान है कांग्रेस का। कोई भी अपनी स्थिति से बेहतर नहीं कर पाई है कांग्रेस अपनी स्थिति। आप देख सकते हैं 21 सीटें हमने मार्च में दी थी बीजेपी को, और अभी भी 25 में से 21 सीटें मिल रही हैं राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को। मेरे हिसाब से इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए वो बड़ा आंकड़ा, सुनीता एरन बहुत देर से इसका इंतजार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को 51 सीटें 80 में से उत्तर प्रदेश में 41 सीटों 41 सीट्स 41 सीटों का फायदा बीजेपी को। आप देख रहे हैं 80 में से 51 सीटें मौजूदा सरकार समाजवादी पार्टी की, 14 सीटें 9 का नुकसान, बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें 10 का नुकसान, कांग्रेस 5 सीटें 21 का नुकसान। तो अब आप देखिए समाजवादी पार्टी को 9 सीटों का नुकसान, बीएसपी को 10 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को 21 सीटों का नुकसान और 41 सीट्स का 41 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वोटों के प्रतिशत को आप देखिए 38% बीजेपी के लिए, 21% का लाभ समाजवादी पार्टी के लिए, 22%, 1% कम, बीएसपी के लिए 20%, 7% कम, कांग्रेस के लिए 10%, 12% कम। मैं आपको सिर्फ समय नहीं है, आकलन उत्तर प्रदेश का बहुत कर सकता हूं, लेकिन इतना सा बता सकता हूं कि ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है आप सोच सकते हैं। अब हमारे तुलनात्मक अध्ययन में देखिए बहुत दिलचस्प है, ये मेरे लिए भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको कुल मिलाकर अगर आपको समझाने की आप कोशिश करें तो जरा बीजेपी के ग्राफ को फॉलो करिए। ये ऑरेंज लाइन है। हमने फरवरी में 40 सीटें दी थी, फिर हमने 53 सीटें दी थी मार्च में, और अब हम 51 सीट दे रहे हैं। लेकिन यानी कि 53 से 51 2 सीटें कम हुई है, लेकिन फिर भी जबरदस्त मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। और जरा कांग्रेस की स्थिति देखिए। हमने सबसे पहले कांग्रेस का आंकड़ा भी ढूंढने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन नीली लाइन है। सबसे शुरुआत में कांग्रेस के लिए 26 थी, फिर वो और गिरकर 12 हुई, और अब आप देख रहे हैं वो 7 हुई, और उसके बाद वो 5 हुई। यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के हाथों झटका खा रही है उत्तर प्रदेश में। सुनीता एरन, ये बीजेपी वेव, मोदी वेव, क्योंकि यही बात मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, नरेंद्र मोदी की नहीं। सुनीता। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जोशी जी को भी मोदी जी की जरूरत है अपनी सीट जीतने के लिए। और इस समय जो वोट पड़ रहा है, वो जो पोलराइजेशन हुआ है वो एंटी एंड प्रो मोदी का है। इसमें ये देखना कि खाली मुस्लिम्स ही उनके खिलाफ है वो गलत होगा। उसमें कुछ ऐसी कास्ट भी हो सकती है जो आइडेंटिफाइड है विद सर्टेन लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल यादव्स एंड जाटव्स। नाउ जाटव्स फर्स्ट फेज में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुए हैं, बट अभी देखते हैं। देखिए, जब बरेली से आगे बढ़ेंगे तब कास्ट वाली जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, और उस समय देखना पड़ेगा कि किस तरह से बीजेपी एंड मोदी फैक्टर वहां पे काम करता है। तो मुझे लगता है कि जो जोशी जी कह रहे हैं, यहाँ के अधिकांश जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन सबको मोदी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। रविशंकर जी, बीजेपी के अधिकांश, सुनीता एरन का मानना है बड़े नेताओं को मोदी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। पहले 53 सीटें था, अब 51 सीटें। आप और हम जानते हैं तजुर्बे से 2 सीटों का इधर उधर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रिवाइवल भारतीय जनता पार्टी का।
विज्ञान जी, उत्तर प्रदेश के काम को मैं थोड़ा, मेरी सक्रियता रहती है जी, मैं जानता हूं जी, के चुनाव में भी थी। थोड़ा मैं यूपी का इतिहास भाजपा के दृष्टिकोण से आपको बताना चाहता हूं। हम 96-98 में कोई 55 से 58 लोकसभा जीतते थे और 91 से हम कोई 210 से लेके 176-77 विधानसभा जीतते थे। 99 से हमारी गिरावट शुरू हुई और उसके बाद हम कमजोर स्थिति में आते गए, विधानसभा में भी, लोकसभा में। और 2009 में हम 10 जीते थे। 10 से आज हम 51 है, 53 है, जो आप दिखा रहे हैं। इस गुणात्मक बढ़ोतरी को सिर्फ सेक्युलर कम्युनल डिवाइड के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। लोगों ने बसपा को देखा, लोगों ने सपा को देखा, दोनों के शासन को देखा, और उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जनता, हर वर्ग की, लगती है कि ये देश चलाने के लायक काबिल नहीं है। कांग्रेस को 10 साल से देखा है, सपा बसपा कांग्रेस के साथ रही है दिल्ली की सरकार को चलाने में। तो अगर उनको सार्थक विकल्प चाहिए तो भाजपा की ओर आ रहे हैं। और मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार किया है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये नतीजे उसी का परिणाम है। स्वीकार। विवेक कुमार, बहुजन समाज पार्टी इस स्थिति में आती क्यों नजर आ रही? मैं वक्त कम है, फिर उर्मिलेश जी से पूछूंगा। कमजोरी बीएसपी को, और एक चीज, हम आप लोगों को सबको लगातार तुलनात्मक ग्राफिक दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कारी बदलाव कहीं पर नजर आया है। नहीं, मैं जैसा कि मैं भी ग्रास रूट पर गया हूं, मैंने भी देखा है, तो ये जो आंकड़े हैं ये वास्तविकता में बड़े कपोल कल्पित लग रहे हैं। क्योंकि ग्रास रूट पर भाजपा का कहीं भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। तो जब स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता और उनके लीडर फिर अस्मितावादी राजनीति करने लगते हैं, अपने आप को पिछड़ा घोषित करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि आने वाला दशक दलितों का होगा। और आज तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से कांग्रेस को इतना उन्होंने कुछ कह दिया कि ऐसा लग रहा था कि वो भाजपा की नहीं बसपा की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो एक दलित, एक बैकवर्ड क्लास के संगठन से राजनीति, जिसका कोई औकात नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न, नहीं, बिल्कुल आपको पूरा अधिकार ये कहने का कि ये कपोल कल्पित आंकड़े हैं, उसको बहुत सम्मान से मैं एक्सेप्ट करूंगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये कपोल कल्पित आंकड़ों में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति हर बार कमजोर ही नजर आ रही है, उसमें बेहतरी नहीं नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के ऊपर एक सरकार में रहकर एक रिफ्लेक्टिव एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप और हम दोनों जानते हैं, लेकिन मायावती कमजोर क्यों होती नजर आ रही है? इसीलिए कह रहा हूं कि ये कहीं से भी नहीं दिखाई पा। आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए जिसमें 6 सीटें थी और आपका ही बहुत सारे पोल उनको 6 सीटें दे रहे हैं फिर से वहां पर। और जो रैलियां हो रही हैं उसके अंदर जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बसपा अपने इंटैक्ट कर रख रही है दलित और मुस्लिम के गठजोड़ को। बसपा इंटैक्ट कर रही है, ये कपोल कल्पित आंकड़े। और उर्मिलेश जी? जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो रविशंकर प्रसाद ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है। वो ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करती है, 2 पहलू होते हैं। वो बात कर रहे थे 52-56 सीटों की। एक तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी ने जब अयोध्या के बाद उस पूरे ध्रुवीकरण के बाद बेहतर परफॉर्म किया, उस वक्त मिर्जापुर से लेकर गाजियाबाद तक पिछड़ों की एक खास तादाद बीजेपी के साथ जुड़ गई। उसने एसपी को छोड़ा, उसने दूसरी पार्टियों को छोड़ा, कांग्रेस से तो बिल्कुल मोहभंग हो चुका था। तो ये वो दौर था। इस बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करने के अलावा बीजेपी ने एक काम किया है कि जो लोध कल्याण सिंह के आने के बाद जुड़े हैं, दूसरी बात नॉन यादव जो ओबीसीज हैं, खासकर कुशवाहा और कुर्मी, उनमें भी बीजेपी की तरफ मुखातिब हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछड़ों की जो ताकत है वो कमजोर हुई है। मुलायम सिंह यादव के रिजीम यानी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व से जो एक आशा थी लोगों को, उसमें बहुत कमी आई है। मायावती एक लेट मी कंक्लूड, मायावती का जो रसूख था उसमें भी कटौती हुई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़ोतरी की तरफ जा रही है तो ये कोई आशाजनक नहीं। लेकिन बीजेपी, जैसा विवेक ने कहा, मैं सहमत हूं,
देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन की लहरों पर सवार उसने जाटों को अपने साथ किया, वो बात सही है, लेकिन सेंट्रल यूपी बाकी है, ईस्टर्न यूपी बाकी है। बीजेपी की सीटें और उम्मीदवार दोनों में बड़ी समस्या है। कलराज मिश्र इस देवरिया में चुनाव लड़ रहे हैं जहां बीजेपी वाले उनको हराने पर लगे हुए हैं। जी, हम अपने कल्पित आंकड़े दिखा रहे हैं। संख्या जो है, एक मिनट संख्या जो है, एक मिनट, मैं भी उत्तर प्रदेश में थोड़े बहुत चुनाव मैंने मझोला छोटा पत्रकारों में देखे मैंने, तो ये मैं सब समझता हूं, कुर्मी, जाट, यादव, ये मैं सब समझता हूं। जरा राष्ट्रीय आंकड़ों पर हम तस्वीर डालें, और ये हमारे कपोल कल्पित आंकड़े, मैं इसको सम्मान के साथ आपके ओपिनियन के साथ एक्सेप्ट करता हूं। पूरे देश की तस्वीर हम जरा देखें कि क्या नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। पहला स्थिति हम आपको स्पष्ट कर दें कि एनडीए का आंकड़ा, जिसको अभी प्रोफेसर विवेक कुमार ने कपोल कल्पित कहा, वो हम 275 का दिखा रहे हैं। 275 यानी कि एनडीए के लिए पूर्ण बहुमत। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के लिए पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी को हमने पिछली बार 214 सीटें दी थी। मैं सारे अपने पैनलिस्ट की ओपिनियन का बहुत सम्मान करता हूं। हमने 214 सीटें जी थी, ये अब बढ़कर बीजेपी के लिए हो रही हैं 226 सीटें। 226 फॉर भारतीय जनता पार्टी। अंग्रेजी में सिर्फ रिपीट कर रहा हूं ताकि सब लोग जो देख रहे हो, ये राष्ट्रीय आंकड़े हैं। और 275 एनडीए के लिए आप बिल्कुल स्पष्टता देख सकते हैं कि कैसे गिर रहा है यूपीए और कांग्रेस का ग्राफ। 92 सीटें कांग्रेस के लिए। प्रतिशत अगर आप देखिए, ये सब आपके एकदम सामने स्क्रीन पर है। फरवरी में 30.1% एनडीए के लिए, मार्च में 32.9% एनडीए के लिए, और अब 34 और आप सीट्स की स्थिति देख लीजिए। 275, 226, यूपीए 111 और कांग्रेस 92। रविशंकर प्रसाद, आपकी ओपिनियन सर। अभिज्ञान जी, मैं आपके सर्वे पर कुछ महीनों से आ रहा हूं, बाकी चैनलों पर भी जाता हूं जी। ये एनडीए की यात्रा 175-80 से शुरू हुई थी। बीजेपी को आप दिया करते थे 155-60। आज जब अभी भी चुनाव के नतीजे आने में पूरे लगभग 2 महीने बाकी है या 1 महीना 25 दिन बाकी है, तो आपने हमें अपने सर्वे में बहुमत पर पहुंचा दिया। तो हम जो कहते थे कि एनडीए बीजेपी की अगुवाई में 272 प्लस, उसकी लोग खिल्ली उड़ाया करते थे। आज मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता हूं और जमीन पर अपने को छोटे कार्यकर्ता के रूप में भी सके रखता हूं। मैं देश के चुनाव को 77 से देख रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। जब नतीजे आएंगे तो हम जो 300 की बात कहते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता की शुभकामनाओं से हम पहुंच पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। और ये नतीजे अभिज्ञान बाबू कुर्मी, कोयरी, लोध, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ के नहीं है। ये देश की आवाज है, देश के बदलाव की चाहत है। मुझे लगता है लोग समझना पड़ेगा, देश भाजपा की ओर है, देश नरेंद्र मोदी की ओर है। ठीक है, देश मेरे पास 20-20 सेकंड है हर पैनलिस्ट के लिए, बिल्कुल समय नहीं है, नहीं तो शेखर, ये हमारे आंकड़े हैं। 226 भारतीय जनता पार्टी के लिए, 275 एनडीए के लिए। ये आपको ये होगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे, बीजेपी की जो इंटरनल सर्वेस जो हुए लेटेस्ट, उस फिगर और इस फिगर लगभग वही है। लगभग जीवीएल इंटरनल सर्वे बगल में बैठे हैं, इंटरनल सर्वे नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपके अब पोल के आधार पर ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मोमेंटम बना है बीजेपी का, जो एनडीए का, वो एक्चुअली मोदी जी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के बाद जिस प्रकार का मोमेंटम बना, उसका ये नतीजा है और बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी के ही मुख्य प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं ये, लेकिन उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व के कारण बहुत बड़ा। रविशंकर जी कुछ वापस कहना चाह रहे हैं? हाँ सर प्लीज, बहुत कम समय। हाँ प्लीज सर। अभिज्ञान जी जी प्लीज बताइए सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
शेखर अय्यर जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो उन्होंने पार्टी के इंटरनल सर्वे की बात किया था, हम दोनों ने चर्चा की थी। आज खुशी की बात है कि अब भी अभिज्ञान बाबू ने भी एनडीटीवी के सर्वे में उसकी पुष्टि की है, इसलिए आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विवेक कुमार। मैं आपका मतलब उसको आप निजी तौर पर न ले, कपोल कल्पित आंकड़ा बार बार आपका जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने कपोल कल्पित आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था, क्योंकि वहां पर वास्तविकता यह है कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा नहीं दिखाई पड़ा, और एक समाजशास्त्री होने के नाते नहीं, पूरा अधिकार है। इतनी तो इज्जत करेंगे कि जो दिखाई पड़ रहा है, मैं उसको कह रहा हूं। और आपने जो पॉकेट्स दिखाए हैं, केरला दिखाया, कर्नाटका दिखाया, तमिलनाडु दिखाया और वेस्ट बंगाल दिखाया। विवेक जो बात में रविशंकर से कह रहा था, यही से बीजेपी के अपने नंबर आंकड़े एड अप होकर 226 तक नहीं, वो आप जो बदलाव की स्थिति नहीं, है, जो आप जितने चाहे पहुंचा दें, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप स्वयं देखें कि ये अभी ओपिनियन पोल हैं, और आते आते जो आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है उसमें बदलाव हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल बदलाव हो सकता है, मैं एक समाजशास्त्री होने के नाते जो दिख रहा है वो नहीं कह रहा हूं। मैं ईस्टर्न यूपी देव मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल। मैं एक कमेंट सुनीता से भी लेना चाहूंगा। अभिज्ञान, मैं ईस्टर्न यूपी का स्वयं रहने वाला हूं। बिहार मेरी कर्म भूमि रही है, रविशंकर प्रसाद का स्टेट, लेकिन मैं ईस्टर्न यूपी को जितना समझता हूं और सेंट्रल यूपी को भी मैंने काफी ट्रेवल किया है, मैं समझता हूं कि इस इलाके में चुनाव आते आते स्थितियों को जरूर बदलना होगा। क्यों? क्योंकि अगर सारी इन समुदायों का हिंदुत्वीकरण अगर हो गया तब यह आंकड़ा पहुंचेगा, वरना यह आंकड़ा गलत साबित होने के लिए अभिशप्त है। जी, गलत साबित होने के लिए अभिशप्त है। सुनीता आर्यन 20 सेकेंड। हम 226 और 275 देख रहे हैं है एनडीए भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल समय नहीं है सुनीता मेरे पास। देखिए, मुझे लगता है कि हमने जी प्लीज शुड आई स्पीक? हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बात करी है मोदी हाइप और सोशल इंजीनियरिंग की, उसके अलावा भी जो बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं बीजेपी एंड आरएसएस के वर्कर्स, वो हम लोग कहीं पे इग्नोर कर रहे हैं। आई थिंक जहां उनकी विनिंग सीट है वहां पे वो एक एक वोटर को कांटेक्ट करें। अब तक की तस्वीर में आपको दिखा रहा था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते फिर आपको बताऊंगा कि हमारे आंकड़े 226 हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो अब तक की तस्वीर आपको बता रहा हूं, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के लिए 275, यूपीए 111 और कांग्रेस 100 से कम 92 सीटें। फिलहाल नमस्कार।